इंट्रोडक्शन बताइए अपना। Pragati Sharma. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh itself. I did my schooling from Lucknow, and thereafter I pursued my BA LLB from National University, Odisha, Qatar. I graduated in 2021, and thereafter I've been preparing since. वेरी गुड। प्रगति, लखनऊ से कोई चीफ जस्टिस हुआ है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Um, Sorry, sir, I'm not aware of that. और कटक से, उड़ीसा से Chief Justice, sir, चीफ जस्टिस। of India, sir. Sorry, sir, I'm not sure. ओके। अच्छा, कितनी वुमेन चीफ जस्टिस हुई हैं आज तक? Sir, 18. एक मिनट। और कितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वुमेन आज की डेट में? कौन सर? अभी प्रेजेंटली 3 है सर। कौन कौन? जस्टिस हिमापुरी, ऑनरेबल जस्टिस वी नागरत्नम एंड ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा। कहाँ से हैं ये लोग? किस कोर्ट से आए हैं? सॉरी सर। अच्छा, क्या है क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का? सर या तो सर 8 साल हाई कोर्ट में दे हैव बीन जज और 10 years ऑफ प्रैक्टिस और एन कोई एक बहुत अच्छी जूरिस्ट हो मे बी, देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट देम एज सुप्रीम कोर्ट जज। क्या क्राइटेरिया है कि अच्छे जूरिस्ट हो? इसका क्या क्राइटेरिया है? सर अब ये तो सर इसका कोई नाम नहीं, मतलब ऐसे कोई कंडीशंस नहीं लेता हूँ। एक कंडीशन है आज किसी को लगना चाहिए कि वो अच्छे जूरिस्ट। सर प्लेजियम में जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। अच्छा, कि प्रेसिडेंट की नज़र में ऐसा होना चाहिए कि एमिनेंट जूरिस्ट है, इस तरह से है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा है ना? कलीजियम का ओपिनियन मैटर करता है। और प्रेसिडेंट का ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है? नो सर, इट इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन द कलीजियम। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। और ट्रांसफ़र के लिए क्या है? हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के लिए क्या है प्रोसीजर आज की डेट में? सर ये भी कलीजियम ही करता है ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जजेस का भी सर। अच्छा, 2-3 बार हो गई है क्या कॉलेजियम? सर ये एक इसमें कॉलेजियम में सर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे वो होते हैं और सर 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 2 या 4 सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, 2 और 4 होते हैं सर। और सब आया कहाँ से कॉन्सेप्ट कॉलेजियम का? सर इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कहीं, ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस ऐसा जो चला आ रहा है हमारे कंट्री। आप जिस एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं, जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट का नाम क्या है? सिविल जूनियर डिवीजन। अच्छा, और ये हायरार्की में कहाँ पर होते हैं? जुडिशियल। और तो टॉप पर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा लगभग? सर बहुत भी लग हो सकता है, जाऊंगी ना सर टॉप पे, अच्छा, ये पॉसिबिलिटी होती है सर। आपको नहीं लगा कि इससे बेटर होता है कि हम 5 साल प्रैक्टिस करते हैं No, और सीधे जज बनते टॉप पे पहुँचते हैं? मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि 5 साल के बाद आप बन ही जाएं सर। अच्छा, क्या है जैसे अब क्योंकि आप बॉटम से लेकर अब तक सारे पोस्ट्स बताइए, सारी चीज़ें बताएं। सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं सर, आफ्टर 3 years दे बिकम एलिजिबल टू बी सिविल जज सीनियर डिवीजन सर। उसके बाद सर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हैं एंड आफ्टर विच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड देन डिस्ट्रिक्ट जज सर, और फिर उसके बाद सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट जाने के लिए क्या प्रोसेस है? सर उसमें भी आई थिंक हाई कोर्ट के जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं सर, एज पर माई लिमिटेड नॉलेज एंड नॉट वेरी श्योर, आई थिंक सर कि डिस्ट्रिक्ट जज की कुछ मतलब रिजर्व होते हैं कि इतने परसेंटेज ऑफ जजेस वुड बी चोजन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड इतने परसेंट वुड बी चोजन फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सर, इफ एवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग जो देखते हैं उसकी हिस्ट्री मुझे जाननी है आपसे। हिस्ट्री सर। सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस के बाद आया था, इसके पहले सर फेडरल कोर्ट हुआ करता था। ओके।
सर इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फेडरल कोर्ट हटा दिया गया, अब उसी की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया है सर। और फेडरल कोर्ट कब बना था? सर आई सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर थिंकिंग इट। अच्छा, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? सर कलेक्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव साइड देखते हैं और मैजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड देखते हैं, बट मैजिस्ट्रेट कैन आल्सो बी जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। सर कलेक्टर बेसिकली जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं सर, वो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो उनके थ्रू वो पोस्ट मिलती है सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ठीक, ओके सर। Section 105 Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट सर। सर 105 कहता है कि सर प्रिजम्पशन की बात करता है कि एवरीबडी वुड बी प्रिज्यूम्ड कि दे हैव कमिटेड द ऑफेंस, एंड अगर किसी को ये प्रूव करना है सर कि दे कम अंडर द जनरल डिफेंसेस, तो अक्यूज के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे डिफेंस मिलना चाहिए सर। Oh, ये general exceptions or any other exception? सर और भी किसी लॉ में अगर एक्सेप्शन है, जैसे और कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मर्डर में अलग से दिए हैं, तो उस पर भी अप्लाई करता है सर। Okay. Section 11 of Indian Evidence Scale. सर सेक्शन 11 सर एलिबाई की बात करता है सर। उसमें कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्टिंग इशू, तो सर वो भी रेलेवेंट हो जाएगा वो फैक्ट। और अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो फैक्टिंग इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को बहुत ही प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल बनाता है, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएगा। इसी के अंदर सर एलिबाई का कॉन्सेप्ट भी आता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कहाँ प्रोविजन है सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट? जी सर। सर सीआरपीसी में सर कैन आई टेक अ मोमेंट टू Yes, please. Sir, I'm not sure about the section number in CRPC, but if you'll allow me, I'll take a guess, sir. Yeah, please. Sir, I think it's 53A or 54A. I'm not. 54A, at the time. It's like 54A. And sir, in Indian Evidence Act, it is section 9, sir. What are the other provisions of Section 9? Other provisions, sir. Sir, other provisions are कि कोई if there is any fact which provides any introductory fact to any relevant fact or facting issue, or which provides any any fact which determines the identity of a party or a relation of any parties, then that fact would also become a relevant fact, sir. इसी में सर TIP का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है सर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या सिमिलैरिटीज, क्या डिफरेंस? सर सिमिलैरिटी सर ये होगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में सर कि दोनों बोथ आर दी ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सर। दोनों में ही प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है और क्रिमिनल इंटेंशन दोनों में ही सर इन्वॉल्व होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज वेल एज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। एंड सर डिफरेंस ये होता है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में सर ट्रस्ट का कोई एलिमेंट नहीं होता है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सर एक ट्रस्ट का एलिमेंट आ जाता है जिसका ब्रीच होना सर जरूरी होता है। How do you see that element of trust? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करें? What is entrustment? If I would say, if I would rephrase my question, what is entrustment? Sir, entrustment would be if I give my property to anyone for the purpose of safekeeping or anything, then that person would be said to have the entrustment of my property. अच्छा, और कुछ अगर आप इलैबोरेट करना चाहें? सर हम तो इतना ही मत फोन कर पा रही हूँ। सर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं? Attachment of property, sir. Sir, attachment of property can be done by the court. It is provided under section. Sir, it's provided under the Criminal Procedure Code as well as the Civil Procedure Code.
बोथ द कोर्ट्स दोनों प्रोसीडिंग्स में सर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है इन केस द अक्यूज्ड और द डिफेंडेंट और एनीवन इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट और is not fulfilling the provision related to fines. सर अगर कोई फाइन अगर कोर्ट ने दिया है, they are not paying that fine, तो property can be attached in that case also sir. And after proclamation also sir, अगर कोई नहीं आ रहा है तो his property can also be attached in that case also. सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस और कौन से होते हैं? सर क्रिमिनल केसेस में पहले तो समन्स होता है सर, समन्स जाते हैं. इफ एनीवन इज नॉट ओबेइंग समन्स तो वारंट भी जा सकता है सर. एंड आफ्टर वारंट के बाद सर एक और प्रोसेस होता है दैट इज प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. सर तो ये क्रिमिनल साइड पे होता है. एंड सिविल साइड पे भी सर समन्स एंड वारंट एंड अटैचमेंट होता है सर. टीबीए से आप बताना चाहेंगे क्वेश्चंस? TPS है सर. सर अटैचमेंट से ही रिलेटेड. ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करिए. ओके सर, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. जी. कोई सेक्शन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? So section, sir, I think it's provided under section 53 of the Transfer of Property Act. I'm not able to recall the section number, sir. It's okay. पार्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू दिस. Part performance is provided in the section 53 of the 53A of the Transfer of Property Act. Sir, can I take a moment to phrase my Question. answer? Yes, sir. So part performance का principle ये कहता है कि if there is any contract between two person for the transfer of any property and any one person is in the other person with whom the transfer of the contract has been done is in possession of the property, and even if he is not in possession of property, he has done his side of the contract and is willing to perform his side of the contract, then the other party is debarred from claiming his right to that property. क्या ओरिजिनली पार्ट परफॉर्मेंस पार्ट था ट्रांसफर प्रॉपर्टी आपके? No, sir, it was added by an amendment, sir. कौन सा अमेंडमेंट है बताना सर? I apologize, sir. I cannot recall. एक्चुअली में गेम से कुछ बता दीजिए. This, sir, actionable claim एक movable property होती है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर. It means, sir, कोई unsecured debt, sir, या फिर unsecured debt means सर कि अगर immovable property है तो मॉर्गेज के थ्रू, या फिर सर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेज हाइपोथिकेशन के थ्रू सर. सर ये एक अनसिक्योर्ड डेट होता है जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर. हाँ ठीक है. बट सेम सेक्स मैरिज अभी बहुत रिसेंट एक टॉपिक चल रहा है जिस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन चला है. ये इतनी अचानक से क्यों इसकी ज़रूरत पड़ने लगी लोगों को? ठीक, अभी अगर हम 1 साल पहले देखें तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं था, और इस समय बहुत कॉमन टॉपिक है ये डिस्कशन का. अचानक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सर रिसेंटली सर मतलब कुछ साल पहले सेक्शन 377 जो IPC में हुआ करता था विच क्रिमिनलाइजेस ऑन होमोसेक्सुअलिटी और दी कंसेंशुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, सर वो हटा दिया गया था. इट वॉज डीक्रिमिनलाइज्ड. सो आफ्टर दैट टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स वर entitled to live together and have sexual relations, sir. बट उसके बाद ही सर पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कि अब if it is decriminalized, now there is a need to also have कि एक लॉ बनी थी, they should also have a right to marry, sir. राइट, ओके. कौन से केस में हटाया गया था? इसका नाम क्या था? Sir, it was a Navpreet Singh Jawhar versus Julian of. ओके. अगर हम लोग लीगलाइज कर देते हैं सेम सेक्स मैरिज को तो क्या इश्यूज आएंगे? सबसे बड़ा इशू यही होगा कि अभी इंडिया आई गेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. इंडिया लीगल इश्यूज क्या क्या आएंगे? सोशल इश्यूज छोड़ देते, लीगल इश्यूज क्या आएंगे? अगर सर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, लीगलाइज कर देते हैं. हाँ, सर
पहला इशू आई थिंक अडॉप्शन में आ सकता है सर, ठीक है। कि अडॉप्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ गर्ल चाइल्ड विच हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय टू मेन, देन सर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है उसको एग्जीक्यूट करने में सर। दूसरी चीज़ सर मैरिज में आ सकती है कि अंडर विच लॉ दे वुड बी गवर्न, कि किस लॉ के अंदर उनकी मैरिज हो सकती है सर। ठीक है, और कोई? सर मेंटेनेंस वाले लॉज में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज एवरीवेयर, मतलब एवरीवेयर नहीं सर, सम लॉज आर जेंडर न्यूट्रल बट सब कुछ केसेस में इट इज प्रोवाइडेड सी अ वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है, मतलब एवरी लॉ ठीक बात। कंट्री और ऐसे है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर द कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो आपके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए इसमें? safe sex management. So the matter is currently sub judice in the Supreme Court of India. But sir, according to my personal opinion, I think sir it could be legalized. ओके, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? Recently लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है कि मतलब रिकमेंड किया है कि सेंटर कैन लुक इनटू इट। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक काइंड ऑफ एक कोड होगा जिसमें सारे पर्सनल लॉज को सर मर्ज करके एक पर्सनल लॉ बनाया जाएगा सारे लोगों के लिए फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मैटर्स लाइक दी सर। तो एक ही लॉ होगा इन रिगार्ड ऑफ देयर रिलीजन सर, सारे रिलीजन्स पे एक ही लॉ आएगा। इट इज़ नॉट येट एग्जीक्यूटेड, it is a directive principle of state policy currently sir, but there is no law regarding to this. सिर्फ अभी सर एक ही स्टेट में there is a uniform civil code. ओके, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 किस किस पर अप्लीकेबल है? Sir, only to Hindus, but sir other religion को भी deemed हिंदू माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। apart from sir Muslim, Parsis and Jews सर, बाकी सारे रिलीजन हिंदू एक्ट में ही गवर्न है सर। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, उसने अपना धर्म रिनाउंस कर दिया है, उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा कि नहीं? मैं हिंदू हूँ, बाई कास्ट में ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं आज से हिंदू नहीं हूँ, ये राइट है मेरे पास में, और उसके बाद ये एक्ट मेरे ऊपर अप्लीकेबल होगा कि नहीं? सर एज पर माई लिमिटेड नॉलेज सर नहीं होना चाहिए उसके बाद सर। ठीक है बेटा, 3 शेड्यूल में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है ना, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। किस आर्टिकल में है डिवीजनिंग? सर ये तो शेड्यूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई है। उसमें तो लिस्ट दी गई है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ? शेड्यूल के ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों शेड्यूल्स रखी गई थी? ऑब्जेक्टिव तो सर ओके, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, इसी में आगे लिखा हुआ है ना कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी होंगी या कौन कौन से पार्ट होंगे स्टेट के, तो क्या लिखा हुआ है? वही होंगे जो कहाँ मेंशन है, राइट? तो आर्टिकल में लिखा रहता है कि किसके लिए हम शेड्यूल बना रहे हैं, तो 246 में लिखा हुआ है 7th शेड्यूल। ठीक, तो 3 सब्जेक्ट हैं बेटा, कौन कौन से? यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, और कौन किस पे लॉ बना सकता है और कौन किस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा? So the central government can make laws upon the matters written in the union list as well as the concurrent list. State government can make laws which are mentioned in the state list as well as concurrent list, and sub-concurrently both can make laws. एग्जीक्यूशन की बात करें, कौन किसको एग्जीक्यूट करेगा? सेंट्रल लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? Entity करेगी। ओके, और कॉन्करेंट को कौन करेगा? सर जिस मैटर पे जिसने लॉ बनाया होगा सर दैट विल एग्जीक्यूट, लाइक इफ सेंटर हैज मेड द लॉ ऑन अ मैटर देन सेंटर वुड एग्जीक्यूट। ओके, और स्टेट मैटर पे स्टेट करेगा। अच्छा, कुछ एक रियल एग्जांपल से बताइए कि जैसे ये लॉ सेंटर ने बनाया है और किसने, सेंटर ने एग्जीक्यूट किया है? सर बहुत सारे लॉज अभी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर, आई थिंक ये सेंट्रल लॉ है, बट सर जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं सर वो उस पर अमेंडमेंट स्टेट भी कर सकती है, सेंटर भी कर सकती है सर।
तो वो सब हमारे जैसे पुलिस मैटर्स होते हैं वो सब सर उस पे लॉ स्टे बनाती है, जैसे हमारा और क्लियर करते हैं ना प्रगति, कोई स्पेसिफिक लॉ बताओ कि ये देखिए अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही इम्प्लीमेंट कर रही है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है। सर कोई भी का लॉ, सर आई थिंक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज ऑल्सो। अभी करेंगे, मुझे आप बताओ। हाँ, 2 साल 3 साल के अंदर के लॉ। कैन आई टेक अ मोमेंट? सर अभी रिसेंटली को कोई भी याद नहीं है होगा, एंड दिस मोमेंट अभी कोई याद नहीं आ रहा है कुछ ये दो। सबसे लेटेस्ट लॉ कौन सा याद है आपको जो पार्लियामेंट ने पास किया हो या किसी लेजिस्लेचर ने पास किया हो? तो किसी भी लेजिस्लेचर का अच्छा सर तुम्हारे लिए ऑप्शन दे दिया मैंने, किसी का भी बताना। याद नहीं आ रहा है तुरंत में ऐसे लॉ। Can minors be admitted for the benefit of a partnership? Benefit of partnership, sir. Yes, something can Under which provision? under Section 30 of Indian Partnership Act. Can you tell something more about Section? Sir, minors cannot be a partner in a partnership firm, but they can be admitted for the benefit of the partnership, sir. That's all I can see for in Section 30 currently. What happens after the minor attains majority? What option does he have, and how does he have to exercise that option? So he gets a right to elect whether he wants to become a partner in the partnership firm or he wants to continue taking the benefit of the partnership firm as he was previously. No, I did not get you. What if A becomes a major? What option does he have? And he was getting the previously he was getting the benefit of. Yeah, he was admitted to the partnership. So he would get an option to elect either he wants to become a partner in the firm or he wants to retain his previous position, sir. Can he retain his previous position even after attaining majority? He is no more a minor more. He has become a list. Sir, sir, I apologize. I cannot recall the provisions of Partnership Act, sir, right now. Okay. Is registration of firm compulsory? No, sir, it's not compulsory. Then it is optional. It is optional, but sir, if you do not get your firm registered, you would lose certain benefits provided under the Indian Partnership Act. What kind of thing? Sir, for example, a partnership firm cannot sue other partners for accounts and these kinds of matters. They lose their right to sue, sir. I'm not wrong, sir. I'm not able to recall the provisions of Partnership Act. Right? What is Section 36 of Indian Contract? Section 36, sir. So can I take up? Yeah, please. I'm sorry, sir. I'm debating about Section 36, sir. Have you heard about claim of necessaries? That's under which section the provision is made? Sir, it's a quasi-contract under the Indian Contract Act. And so it is provided under section, if I'm not sure, sir, it's either 67 or 68, sir. I'm not sure. And कि अगर सर कोई अगर किसी माइनर को या किसी और डिपेंडेंट को कोई आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको जो भी नेसेसरीज आपने प्रोवाइड करी होंगी तो आप इंटाइटल हो जाते हो मतलब उसकी प्रॉपर्टी से सर कि आपको वो रिटर्न में मिल सकता है सर. What is necessaries? How do you define that? So food, clothing, education, these types of things. मान लीजिए एक माइनर है बीपीएल फैमिली, उसकी नेसेसरीज तो अलग होंगी, और एक कोई वेल ऑफ फैमिली का है उसकी नेसेसरीज अलग होंगी, तो ऐसा कोई पैरामीटर तो पाएंगी.
Yes, sir. But sir, necessaries and luxuries are two different things. That is not like the luxury for it. And sir, मतलब it would depend upon the circumstances. There is no set parameter. Yes, sir. It would case to case basis, sir, the court would decide whether it was a necessary or not. Okay. You told a term called quasi contract. Has this term been used in the Indian Contract Act? Then what is the term used? Sir, so I'm not sure about the term. And I do not recall that heading of the chapter. You can tell me the concept. Quasi contracts are those contracts which are similar to the contract, but they do not fulfill the entire essentials of a valid contract. They just kind of look like a contract. That's why they're known as quasi contracts, sir. Half contracting. Oops. So, PEM could. पॉजिटिव स्कूल के बारे में कुछ बताइए. हिस्टोरिकल स्कूल Jurisprudence and सब लाडलो के बारे में कुछ तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे बना होगा, this. उनके बारे में बताइए कुछ. सर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट इसको सर कहते हैं कि जब आप कोई सर रेवेन्यू इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड सर उसमें जैसे कि सर जो भी जिस भी पर्सन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड, सर उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें उस पर्सन का सर खसरा नंबर, खतौनी नंबर, एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर. एंड सर उसकी वो पूरी राइट होती है जिससे सर उसका सर अब सारे प्रॉपर्टी राइट्स की चीज़ें पता चल सकती हैं सर. बहुत अच्छा तुमने बताया प्रगति. बस मुझे लास्ट तुम ये बता दो कि कितने पेपर थे मेंस में? 6? कौन कौन से? Hindi language, English language, law paper 1 that was a substantive law, law paper 2 procedural law, and law paper 3 sir local and penal law sir. ओके. और प्री में कितने मार्क्स का होता है प्री? Sir 400 and 200 plus 200. No sir, it was one the law paper का weighted sir ज़्यादा था GS paper से, it was 4. और प्रीलिम्स की डेट क्या थी आपकी? मेंस की? So 23 to 24th May. ओके. तो कोई मतलब बहुत वैसा नहीं लगा, अच्छा नॉलेज लग रहा है, ठीक ठाक नॉलेज है, मतलब एक एवरेज से अच्छा माना जा सकता है. एक चीज़ मैं वो देख रहा था एनएलई वाले बच्चों में ना, मैं टेक अ मोमेंट टू रिकॉल, ये मतलब ये सब यूज़ नहीं, हारिका भी देखिए उस दिन ये वर्ड यूज़ कर रही थी ना. मैं हाँ ये ठीक है. नहीं मतलब ये पर्टिकुलर लाइन किसी ने सिखाई है तुम लोगों को कि कोई किसी और इंटरव्यू में ऐसा चल रहा हो, किसी ने कहा हो कि ऐसा करो? नहीं इधर रिसेंटली तो कोई फ्लो नहीं, कोई कह रहा हो ये वर्ड यूज़ करो या स्ट्रिंग लाइन यूज़ करो. अच्छा ठीक. कोचिंग वाले भी सर बहुत बताते हैं. हाँ ओके. अच्छा तो ऑल तो तुमने तो बहुत कम यूज़ किया और सही जगह लगा इसका, बट ये तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा था कि एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, एज पर माई लिमिटेड, ये थोड़ा सा गलत साउंड कर रहा है. About secret use. Big audience around it. You are tendering and a fallen. अगर आप गलत साउंड कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हो उसकी जगह. आई एम नॉट श्योर अबाउट. हाँ, if I'm not sure. लेकिन ठीक है. बट तुम ज़्यादातर जगह पे सही हो, मतलब वो कर लो रिविजन. देखो कोई नहीं, ये थोड़ा सा इसको भी रिड्यूस करना, नहीं बार बार ये नहीं, बहुत फ्रीली, बहुत ज़्यादा नहीं. और ये जैसे एक ही चीज़ है जो बार बार एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ज़्यादा हो रहा है मतलब कंपैरेटिवली. और जब इन्होंने पूछा सर ने आपसे कि टीपीए पूछे तो आपने सही जवाब नहीं दिया, मतलब लाइक आपने कहा कि वेट करते हैं कुछ पर्टिकुलर, क्या पूछा था क्या? हाँ उसको पूछे तो आपने कहा कि सेक्शन 56 पूछे. इतना चूजी नहीं होना है हमें.
हमें यहाँ कुछ ऐसा गेस्चर बनाना है कि ठीक है सर आप पूछ सकते हैं बट मेरा अभी उस पे थोड़ा-सा कमांड अच्छा नहीं है, या जैसे अभी आपने लास्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बोला ऑल्दो वो भी नहीं अच्छा था। ऐसा कुछ बोल दें कि सर मैं बहुत रिकॉल नहीं कर पाऊँगी उसको बट मैंने पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे चूज़ ही नहीं बोला कि सर ये चीज़ पूछ लीजिए मुझसे। सही बात नहीं? इसमें कोई कन क्वेश्चन थोड़ा मैं समझ नहीं पाई। मुझे पता था कि सर पूछ रहा है कि मैं ठीक पे टेंशन। अच्छा। और जो सबसे लास्ट वाला ना ज्यूरिस्प्रूडेंस एकदम अवॉइड नहीं, जैसे सुनते ही तुमने हाथ प्रमोशन नहीं सुनना ही नहीं, पॉजिटिव क्या वो बताने नहीं, मुझे मतलब ही नहीं कोई। ये बहुत खतरनाक है ना। नहीं मतलब इसको तो पढ़ लेना चाहिए, टाइम नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिविस्ट होते क्या है, जो सामने चल रहा है वो पॉजिटिविस्ट है, जो दिख रहा है भाई सेम सेक्स मैरिज की जरूरत क्यों पड़ रही है, समाज में दिख रहा है वही जो होगा वो बदलते रहेंगे, हिस्टोरिकल इतिहास के अनुसार चला आ रहे हैं चीजें। तो दो दो तीन तीन लाइनें पढ़ लो, एकदम ब्लैक मत दिखाओ। जीरोस्प्रूडेंस ऐसा है जो किसी को भी नहीं आता और सबको आता है। व्हाट इज जीरोस्प्रूडेंस? फिलोसफी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ, और हम जब से पैदा हुए तब से फिलोसफी पढ़ रहे हैं कि समाज क्या है, लॉ क्या है। बाकी सब बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। आई कांटेक्ट वाली बात सारे कैंडिडेट में इशू रहता है। हाँ, सेक्शन नंबर आप जरूर देख लीजिए फिर मेल प्रोविजंस अंदर से 68 67 और 68 दिस इज आई सॉरी टू से दिस इज अ ब्लंडर एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने रिवाइज नहीं की। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? कौन 23 तो अभी तो है टाइम, तो वापस 4 दिन तो रिवाइज कर सकती है जल्दी में। 4 लोग बैठेंगे बोर्ड में वहाँ पे, और चारों से आई कांटेक्ट जरूरी है। क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, ये वाला बहुत कॉमन चीज होती है। और तो तुम 2 से कर रहे हो, एक को स्किप कर रहे हो। जब सर पूछ रहे थे तो सर से बात कर रही थी, मुझसे इनको स्किप कर रही थी, ये पूछ रहे थे तो हमारे तक आ रही थी, इधर नहीं आ रही थी। ठीक है ना, तो ये 3 लोग हैं तो 3 लोगों को हाँ और बस प्लान कोई चीज इधर द स्टूडेंट्स को मस्ट है कि एकदम से पूछते हैं देयर स्टूडेंट्स वो आएगा ही आएगा, आप कितना भी डॉज कर रहे हैं उसको वो क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो फैक्ट्स नए आए हैं उनको अच्छे से बिल्कुल ही जाए, उनमें जो अमेंडमेंट हो रखे हैं जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन सबसे क्वेश्चंस पूछ के जा रहा हूँ। आएंगे। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से पहले कौन सा एक्ट था इसको उस पर रिप्लेस करके आया था, उसके पीछे कौन सी कमेटी थी, उन सबको प्रिपेयर किया जाए। जो नए एक्ट्स आए हैं जो क्रिमिनल लॉ के लिए बिल आया है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम देख के है। इसके अपार्ट जो भी बेसिकली अभी लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पूरा नाम विद डिजिग्नेशन ऑनरेबल करके आप पूरा वो ये सर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इंटरव्यू अच्छा सेशंस में भाई इसलिए लीजिए बस। सर एक आप पे तो कोई मार्क्स देना था सर। तुम बता पहले होता कितने नंबर का तुम्हारा इंटरव्यू? तो मेरी तरफ से ले लो तुम 69। ठीक है। हर